हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया उपन्यास वो कौन था का पार्ट 9। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं सुने हों तो मेरे इसी चैनल पर आप सुन सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वो भाप भी सकता था कि वो वहाँ दुबका हुआ है, नहीं भी भाप सकता था। कुछ भी हो सकता था आने वाले वक्त में। एक एक पल देवराज चौहान पर भारी पड़ रहा था। वो काफी पास आ चुका था, मात्र 5 कदम दूर था उससे। देवराज चौहान इस वक्त हर तरफ के हालातों के लिए तैयार था। उसकी रिवॉल्वर टैक्सी में गिर गई थी, वरना अब तक देवराज चौहान ने खेल खत्म कर दिया था। वो अब 3 कदम की दूरी पर था। अब वो मात्र 1 कदम की दूरी पर था। जरा जरा करके सतर्कता से कदम उठा रहा था वो। अब वो गली के बीचों बीच ठीक उसके सामने था। नाजुक वक्त था। किसी भी पल उसे आभास हो सकता था कि वो इधर है, परंतु वो 1 कदम आगे निकल गया। देवराज चौहान ने ये मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा। उसी तरह बैठे बैठे उसकी पिंडलियों पर छलांग लगा दी। उसे जब आहट मिली तो उसने फुर्ती से पलटना चाहा, परंतु तब तक उसकी पिंडलियां देवराज चौहान के हाथों में थी और उसे जोरों का झटका दिया। उसके पैर उखड़ गए और वो कूलों के बल गली की जमीन पर जा गिरा। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर दूर जाने की आवाज़ सुनाई दी। देवराज चौहान ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उस पर चढ़ गया। तुरंत अपनी पकड़ बनाई और कनपटी पर जोरदार घूंसा मारा, लेकिन उस पर गुस्से का असर दिखाई नहीं दिया। इसके फौरन बाद ही देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल पकड़े और सिर को गली की जमीन पर दे मारा। उसके होठों से पीड़ा भरी करार निकली। वो कुछ तड़पा। साथ ही उसका स्टील का गुस्सा ऊपर बैठे देवराज चौहान की कमर पर आ लगा। देवराज चौहान पीड़ा से बिलबिला उठा। स्टील का गुस्सा उसके पास बेहतर हथियार था, लगने पर तकलीफ बहुत देता था। देवराज चौहान ने पुनः सिर के बालों को पकड़कर जमीन से टकराया। वो होले से चीख पड़ा, फिर गुर्राहट के साथ देवराज चौहान को ऊपर से पटक दिया। देवराज चौहान 2 कदम दूर लुढ़का, फिर तुरंत संभलकर सीधा खड़ा हुआ और पीछे हट गया। तब तक चांदी के दांत वाला भी खड़ा हो गया था। उसके होठों से धीमी धीमी गुर्राहटें निकल रही थी। देवराज चौहान जानता था कि ताकत में इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। वो तेजी से देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने उस पर छलांग लगा दी और साथ ही गूंसा घुमा दिया। अंधेरे में जो उसकी गर्दन में लगा, वो तड़प उठा। उसका स्टील का गूंसा देवराज चौहान की कमर में लगा। देवराज चौहान की कमर पीड़ा से भर उठी। अगले ही पल देवराज चौहान छिटककर उससे अलग हुआ। पूरी ताकत के साथ उसे धक्का दिया और पलटकर गली में भागता चला गया। वो हत्यारा था, उसकी हत्या के लिए आया था, जबकि उसे जगमोहन को ढूंढना था। वो उसे रोक रहा था। उसके लिए ये जीत हार की लड़ाई नहीं थी। चांदी के दांत वाले से उलझने से उसे बचना चाहिए। ये जुदा बात थी कि इसे खत्म कर देता तो इसके लिए खतरा कुछ कम हो जाता, परंतु जिसने इसे भेजा था तब वो किसी दूसरे को भेज देता। मतलब कि जब तक ये मामला चलना था, ये सब तो होना ही था। अपने पीछे देवराज चौहान को दौड़ते कदमों की आवाज़ आई। वो पीछे आ रहा था। देवराज चौहान गली से निकला और आगे जो भी रास्ता मिला भागता चला गया। वो हत्यारा भागने में इतना तेज नहीं था। जल्दी ही उससे पीछा छूट गया, जबकि देवराज चौहान सोच रहा था कि सारी लापरवाही उसी की रही। अपनी सोचों में इस कदर व्यस्त था कि टैक्सी चलाने वाले की सूरत नहीं देख सका और नौबत यहाँ तक आ गई थी। अगले दिन सुबह 8:30 बजे देवराज चौहान बांद्रा वेस्ट के रेड चिली रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां 9 बजे शंकर पावड़े ने मिलने को कहा था। ये रेस्टोरेंट सुबह के नाश्ते के लिए फेमस था, इसीलिए यहाँ काफ़ी लोग खाने में व्यस्त दिख रहे थे। वेटर भी भागे फिर रहे थे। देवराज चौहान ने सामने की तरफ ही ऐसी टेबल चुनी जहाँ पारदर्शी शीशा लगा था और बाहर की तरफ फुटपाथ और उसके सामने सड़क थी, जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती दिख रही थी। वो साथ में पिट्ठू बैग में लैपटॉप डाल लाया था।
नाश्ते के नाम पर देवराज चौहान ने कुछ नहीं खाया था। रात पड़े गुस्से के कारण गाल कुछ सूजा लग रहा था। पावड़े 9 बजे से 5 मिनट पहले ही वहां आ पहुंचा। भीतर बैठा देवराज चौहान ने उसे अकेले ही कार से उतरते देखा था। वो खुद ही साधारण सी कार ड्राइव करके आया था। रेस्टोरेंट में प्रवेश करने पर उसकी निगाह देवराज चौहान पर पड़ी तो उसके पास आकर कुर्सी पर बैठता कह उठा, जल्दी बोलो, मुझे वापस पहुंचना है, वक्त नहीं है मेरे पास। देवराज चौहान पिट्ठू बैग से लैपटॉप निकालता बोला, आने का शुक्रिया, ये आखिरी बार है। दोबारा तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं तुमसे सख्ती से पेश आऊँगा। वो तीखे स्वर में बोला, तुम्हारा गैंग 2.5 या 3 साल पहले प्रकाश में आया था। देवराज चौहान बोला तो उसकी आंखें सिकुड़ी। उसने देवराज चौहान को घूरा। कोई भी नया गैंग इतने संगठित तरीके से, इतने बड़े पैमाने पर मुंबई में अपने पैर नहीं जमा सकता, परंतु तुमने ऐसा कर दिखाया। तुम्हारे पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि तुम इतनी तेजी से उभरे और धंधे फैला लिए। इतनी जल्दी तो आदमियों को भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और तुमने तो, क्या तुमने ये पूछने के लिए मुझे बुलाया? पावड़े के दांत पिच गए। नहीं, देवराज चौहान बैग से लैपटॉप निकालते बोला, तो जो बात करनी है वो करो। उसने तीखे लहजे से कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है। देवराज चौहान लैपटॉप खोलता बोला, कल तुमने मुझे जो बताया वो सब सच था? सच था, झूठ नहीं बोले? नहीं, मतलब कि जगमोहन से तुम्हारा वास्ता रहा ही नहीं। कितनी बार कहूँ? पावड़े गंभीर दिखा। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैंने तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताया था जिसका आगे का दांत चांदी का है। देवराज चौहान ने कहा, जो तुम्हें धमकी दे रहा, वो मेरी जान भी ले लेना चाहता है। वो मेरी जान भी लेना चाहता है। रात उसने मुझे घेर लिया। उसके हाथ पर लिपटे स्टील का गुस्सा मेरे चेहरे पर पड़ गया। तुमने वो गुस्सा नहीं खाया, इसलिए तुम नहीं समझ सकते कि वो कैसा होता है। जल्दी करो, मुझे जाना है। लैपटॉप में से तुम्हें कुछ दिखाना है। 1 मिनट रुको। लैपटॉप में व्यस्त देवराज चौहान बोला, गजानन पाटिल को जानते हो, जो सोनू सावंत का खास आदमी माना जाता है? नाम सुन रखा है। क्यों, कभी बातचीत नहीं हुई? कभी भी नहीं। क्यों पूछा? जाने दो। ये देखो। देवराज चौहान लैपटॉप पावड़े की तरफ घुमाता कह उठा, इसमें एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसका आगे का दांत चांदी का है। मैं इसी की बात तुमसे कर रहा था। देखा है कभी इसे? मैंने जूम कर रखा है उसे। पावड़े ने ध्यान से चांदी के दांत वाले को देखा। नहीं देखा। पावड़े ने इनकार में सिर हिलाया। मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुंबई में ऐसा खतरनाक हत्यारा घूम रहा है। तुम जैसे इंसान को तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। जरूरी तो नहीं कि मुझे सबका पता हो। यह किसी औरत या लड़की से बात कर रहा है। देखो। शंकर पावड़े ने देखा। बता सकते हो कि यह किस लड़की से बात कर? नहीं बता सकता। पीछे से उसका सिर और कंधे ही तो नजर आ रहे हैं। पावड़े ने कहा, ध्यान से देखो। इस लड़की की खासियत इसके बाल हैं। पीछे से इसने बालों को खास अंदाज में बना रखा है। ऐसे बाल इक्का दुक्का लड़की ही बनाती है, क्योंकि इसमें वक्त बहुत। कहते कहते देवराज चौहान रुक गया। उसने पावड़े की आंख फैलती देखी। तुम पहचान गए इसे, है ना? देवराज चौहान पावड़े को देखकर आगे झुका। कौन है ये पावड़े? ये हाँ बोलो, कहो पावड़े। देवराज चौहान सतर्क स्वर में कह उठा, ये इसे मैंने गोवा में जोएल के साथ। कहते कहते पावड़े ने तुरंत होठ पींच लिए। देवराज चौहान को देखा। मेरे लिए इस लड़की के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चुप मत रहो, बताओ मुझे। तभी पास के शीशे का कांच तोड़ते गोली ने भीतर प्रवेश किया और पावड़े के सिर में घुस गई। पावड़े को झटका लगा और उसका सिर टेबल पर लुढ़क गया। देवराज चौहान ने चौंक कर बाहर देखा। फुटपाथ के साथ सड़क पर किनारे मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिस पर 2 हेलमेटधारी बैठे थे।
देवराज चौहान ने देखा पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ था। देवराज चौहान उसी पल नीचे झुक गया। गोली ने पुनः शीशे में छेद किया और रेस्टोरेंट की दीवार में जा घुसी। कई लोगों को ये सब होने का आभास हुआ। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और सिर थोड़ा ऊंचा किया तो उस मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार से सड़क पर जाते देखा। देवराज चौहान के होठ पिच गए। उसने फावड़े को चेक किया। वो मर चुका था। रेस्टोरेंट में चीख पुकार मच गई। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रखी और लैपटॉप को बैग में डालकर बाहर निकल गया। एन मौके पर फावड़े की हत्या इस तरह कर दी गई जैसे हत्यारा उसकी बात सुन रहा हो, जैसे हत्यारों को ये भी पता हो कि उसे ये बात करने से रोकना है। हत्या करने वालों को पहले से ही पता था कि शंकर फावड़े उससे मिलने वाला है, तभी तो वो वहाँ मौजूद थे। गोली ऐसे मारी गई कि फावड़े को अगली सांस लेने का मौका नहीं मिला। फावड़े की हत्या मामूली बात नहीं थी। उसकी गैंग के लोग चुप नहीं बैठने वाले थे। फावड़े न मरता तो शायद वो उस लड़की के बारे में बता ही देता। फावड़े की हत्या करके उस लड़की के बारे में बताने से रोका गया था। आखिर कौन हो सकती है वो लड़की? बंगले पर पहुंचकर देवराज चौहान के मस्तिष्क में ट्रेन की तरह सोचें दौड़ रही थी। फिर भी मरते मरते शंकर फावड़े काफ़ी कुछ कह गया था। उसने कहा इसे जोएल के साथ गोवा में देखा था। जोएल। फावड़े ने जोएल का नाम इस तरह लिया था जैसे वो उसका बेहद करीबी हो, जैसे कि रोज का ही मिलना हो उससे। फावड़े के करीब के लोगों की छानबीन करके जोएल को ढूंढा जा सकता था। कम से कम ये तो पता लग सकता था कि जोएल कौन है और कहाँ रहता है। जोएल गोवा में रहता हो सकता है। लड़की का जोएल का गोवा कनेक्शन भी हो सकता है। फावड़े के करीबी लोगों की छानबीन करना जरूरी हो गया था कि जोएल का पता लगे। जोएल चांदी के दांत वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे सकता था क्योंकि जोएल उस लड़की को जानता था। वो लड़की के बारे में बता सकता था। देवराज चौहान के सामने उलझनें बढ़ती जा रही थी क्योंकि जगमोहन का कुछ पता नहीं चल रहा था और ये भी जानता था कि जगमोहन इन्हीं उलझनों में से किसी उलझन में फंसा है। कम से कम वो चांदी के दांत वाला जगमोहन के बारे में उसे बता सकता था, जो कि उसकी भागदौड़ से नाखुश है, उसकी हत्या कर देना चाहता है। देवराज चौहान ने 12 बजे सोहनलाल को फ़ोन किया। मेरी अभी प्रसाद से बात हुई है। वो उसके आगे की फुटेज शाम तक पेन ड्राइव में डालकर दे देगा। उधर से सोहनलाल ने कहा, मिलते ही मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। गजानन के बारे में पता कर रहे हो? कर रहा हूँ। इस वक्त उसी काम में लगा हूँ। उसके बारे में सावधानी से पता करना पड़ रहा है कि कहीं उसके आदमियों को मेरी छानबीन की खबर मिले और वो मुझे पकड़ न लें। उधर से सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान ने शंकर फावड़े के बारे में बताया। सुनकर सोहनलाल ने गहरी सांस ली। बोला, फावड़े के मरने से हमें बहुत नुकसान हुआ। वो 1 मिनट और जिंदा रहता तो बहुत कुछ खुल जाता। फिर भी वो हमें जोएल का नाम बता गया। मैं फावड़े के गैंग के खास आदमी को ढूंढने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में जल्दी मत करो। दूसरी तरफ से सोहनलाल ने कहा, क्यों? वो जानते होंगे कि जब फावड़े की हत्या हुई तब तुम उसके साथ थे। उन्हें तुम पर गुस्सा होगा, पर फावड़े को मैंने नहीं मारा। किस किस को समझाओगे? अभी रुक जाओ, देखो कि फावड़े के गैंग में अब क्या हलचल होती है। शंकर फावड़े की हत्या का मतलब है गैंग का मालिक खत्म हो जाना। अब गैंग को कोई संभालता है या नहीं, क्या पता गैंग वालों में आपस में ही सरपरस्ती के झगड़े खड़े हो जाए। तुम्हें 24 घंटे इंतजार करके माहौल देखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि सारा गैंग तुम्हारी तलाश में लग जाए, फावड़े की हत्या का जिम्मेदार तुम्हें समझे। ठीक है, मैं दिन भर बंगले में ही हूँ। तुम सीसीटीवी की फुटेज लेकर सीधा यहीं आना। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं किसी को कहकर फावड़े के गैंग की हलचलों की खबरें लेता हूँ। शाम 4 बजे देवराज चौहान के पास अपने सूत्रों द्वारा खबर आ गई। पता चला कि पुलिस ने शंकर फावड़े की हत्या के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं की और दोपहर 1 बजे तक पोस्टमार्टम के बाद फावड़े की बॉडी को उसकी पत्नी के हवाले कर दिया गया।
आगे का काम पावड़े का राइट हैंड माना जाने वाला गुलाम जेदी ने संभाला और उसका अंतिम संस्कार किया। इसके साथ ही गुलाम जेदी ने खुद को गैंग का सर्वा घोषित कर दिया। मतलब कि शंकर पावड़े की जगह गुलाम जेदी ने ले ली थी। देवराज चौहान को ये बात अजीब लगी कि गुलाम जेदी इस तरह आनन फानन गैंग का मालिक बन जाए और गैंग का कोई आदमी उसका विरोध न करे। ऐसे में हर कोई गैंग का मालिक बनना चाहेगा। परंतु 6 बजे तक देवराज चौहान के पहचान वाले ने आगे की खबर दी। मुंबई के अलग अलग इलाकों में पावड़े के गैंग के 18 लोगों को शूट किया गया। ये वो लोग थे जो गुलाम जेदी के विरोध में आवाज़ उठा रहे थे। वो उसको गैंग का बड़ा नहीं मान रहे थे। यानी कि गुलाम जेदी के विरोध में उठने वाली आवाज़ों को ख़त्म कर दिया गया। अब शंकर पावड़े की जगह पर गुलाम जेदी मौजूद था। बाकी सब ठीक था। गैंग का जरा भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। ना ही गैंग के लोग पावड़े के हत्यारे की तलाश कर रहे थे और पुलिस भी इस बारे में खास कुछ नहीं कर रही थी। पावड़े जैसे गैंगस्टर की हत्या का मामला एक दिन में ही शांत पड़ गया था। किसी ने भी इस मामले को हवा देने की चेष्टा नहीं की थी और सब कुछ सामान्य हो गया था। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। देवराज चौहान जानता था कि कुछ भी शांत नहीं हुआ। सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद था। बस पावड़े की जगह उसके राइट हैंड गुलाम जेदी ने ले ली थी। बेशक जैसे भी हो पावड़े उसके साथ नरमी से पेश आ रहा था। पावड़े ने उसे अपनी ताकत दिखाने की चेष्टा नहीं की थी। दूसरी बार बुलाने पर भी वो आया। लेकिन गुलाम जेदी के बारे में कहना कठिन था कि वो किस तरह पेश आएगा। जगमोहन के बारे में उसके पास कोई खबर हो सकती थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली औरत को वो जानता हो सकता है। या उसे जोएल के बारे में पता हो सकता है कि वो कौन है। शाम 7:30 बजे सोहनलाल आया। ये रही उसके आगे की फुटेज। सोहनलाल पेन ड्राइव टेबल पर रखता कह उठा, मैंने गजानन पाटिल के बारे में पता लगाने की कोशिश की। वो ज़बरदस्त सिक्योरिटी में रहता है। उससे तो बात करना भी कठिन है। उसका फ़ोन नंबर? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं पता लगा। रहता कहाँ है वो? पाली हिल के एक बंगले में। लेकिन वहाँ ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। वो बंगले पर हो या न हो, पर सिक्योरिटी रहती है। परिवार है उसका? नहीं, अकेला है। वैसे एक औरत लड़की रखी हुई है, यही मुझे पता लगा। तुमने इस एंगल से सोचा कि उससे मिलना हो तो कैसे मिला जाए? देवराज चौहान बोला, वो तुमसे क्यों मिलेगा? बात उसके नहीं, मेरे मिलने की है सोहनलाल। मैं तो ये बात समझता हूँ, पर गजानन तो नहीं समझता। वो मुंबई के डॉन सोनू सावंत का खास आदमी है। उसके बहुत से दुश्मन हैं। ऐसे में उसके खुले में आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सावधानी के नाते लोगों से कम मिलता होगा। तुम समझ ही सकते हो कि ऐसे लोग किसी की नज़रों में आना पसंद नहीं करते। उसके फ़ोन नंबर का पता लगाओ। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। कोशिश करूँगा। उस नवल देशमुख से बात करो, वो कोई रास्ता निकालेगा। दोपहर में उसके पास गया था, परंतु उसने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया और याद दिलाया कि गजानन को ये बात मत बताना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। सोहनलाल बोला, गजानन के बारे में छानबीन मैं करूँगा। देवराज चौहान कह उठा, इसमें खतरा है, तुम्हें ज़्यादा सतर्क रहना होगा। सोहनलाल बोला। देवराज चौहान ने सोहनलाल को गुलाम जेदी के बारे में बताया तो गुलाम जेदी ने पावड़े की गद्दी संभाल ली। जिन लोगों ने बोलने की कोशिश की उसे शूट कर दिया गया। देवराज चौहान ने कहा, ऐसा ही होता है। इस मामले में गैंग में दो गुट भी बन सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। गजानन का वास्ता पावड़े के गैंग से अवश्य है। कैसे कह सकते हो? जगमोहन को गजानन द्वारा पावड़े की गैंग की तरफ धकेलना इसी तरफ इशारा करता है। तुम्हें भी तो पावड़े की गैंग की तरफ मोड़ा गया। क्या ये कोशिश भी गजानन की ही रही होगी? संभव है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। गजानन जानता है कि जगमोहन किस मामले में फंसा था। मैं गजानन से मिलने की कोशिश करूंगा। देवराज चौहान बोला, तुम जोएल को भूल गए। पावड़े ने मरने से पहले तुम्हें कहा था कि इसे जोएल के साथ देखा था गोवा में।
जोएल याद है मुझे। पावड़े तो रहा नहीं। अब हो सकता है गुलाम जेदी जोएल के बारे में बता सके। पावड़े जोएल को जानता था, तो इस बात के काफ़ी चांस हैं कि गुलाम भी जानता हो उसे। देवराज चौहान उठते हुए बोला, गुलाम का फ़ोन नंबर हासिल करना कठिन बात नहीं होगी। मैं गुलाम से बात करूँगा। वो तुम्हारी बात सुनेगा, पता नहीं, पर कोशिश करूँगा। देवराज चौहान कमरे में गया और लैपटॉप ले आया। पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया और उसे ऑन कर दिया। 2 मिनट बाद स्क्रीन पर सीसीटीवी की फुटेज दिखने लगी। जगमोहन नवल देशमुख के साथ बातें करता दिख रहा था। फिर नवल को उठकर वहां से जाते देखा। उसके बाद वेटर आया तो जगमोहन उससे बात करने लगा। वेटर चला गया। कुछ पीछे की टेबल पर चांदी के दांत वाला बैठा था और उसके सामने बैठी लड़की के कंधे और सिर का पिछला हिस्सा दिख रहा था। वो बातें कर रहे थे। चांदी के दांत वाले का पूरा ध्यान लड़की पर था। एक बार भी उसने आसपास नहीं देखा था। देवराज चौहान और सोहनलाल की नज़र स्क्रीन पर थी। कुछ देर बाद वेटर जगमोहन की टेबल पर लंच लगा गया। जगमोहन लंच करने में व्यस्त हो गया। तब जब जगमोहन का लंच खत्म होने को था, पीछे की टेबल से उस औरत को उठते देखा। चांदी के दांत वाला अपनी जगह बैठा रहा। उसने उठने की चेष्टा नहीं की। उठने के बाद औरत जाने के लिए घूमी। अगले ही पल उसका चेहरा लैपटॉप की स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पर दिखा। देवराज चौहान ने उसी पल वीडियो को पॉज कर दिया। अब स्क्रीन पर औरत का चेहरा नजर आ रहा था। वो औरत न होकर लड़की जैसी दिख रही थी। वो 25 से 35 के बीच की थी। उसने खुले गले का टॉप पहना हुआ था। कानों में 1.5 इंच की गोल घेरे की चमकती बालियां थी। सिर के बाल बहुत खूबसूरती से बनाए गए थे। रंग गोरा था। कंधे चौड़े थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो इंतहाई खूबसूरत थी और विश्वास से भरी लग रही थी। वो सिर उठाकर पूरे आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। दोनों उसके चेहरे को देखते रहे। मैंने इसे कभी नहीं देखा, सोहनलाल बोला। मैंने भी नहीं देखा, देवराज चौहान ने कहा। पर यह खास है क्योंकि ये चांदी के दांत वाले हत्यारे से रेस्टोरेंट में मिल रही है। क्योंकि इसे शंकर पावड़े भी जानता था। इसके बारे में पता लगाना होगा। ये लड़की मुंबई की नहीं है, ये गोवा की लगती है। चेहरे से गोवानी लग रही है। मुझे अब याद आ रहा है कि इस तरह के बाल गोवा की लड़कियां बनाती है और पावड़े के होठों से भी यही निकला था कि इसे गोवा में जोएल के साथ दिखा था। यानी कि ये गोवा की रहने वाली है। इसे ढूंढना है तो गोवा जाना होगा। कानों में इसने जो बड़ी बड़ी बालियां पहन रखी है, इस तरह की बालियां गोवा की लड़कियां अक्सर इस्तेमाल करती हैं। क्या पता इन दिनों मुंबई में हो, सोहनलाल ने कहा। पर इसकी खबर गोवा से ही मिलेगी। ये लड़की हमारे काम की हो सकती है। इससे पता चलेगा कि चांदी के दांत वाला कौन है। चांदी के दांत वाला हाथ लग गया तो जगमोहन के बारे में हमें कई खबरें मिल जाएंगी। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। मैं इस फुटेज को लैपटॉप में सेव कर लेता हूँ। तुम पेन ड्राइव ले जाओ और इस लड़की के चेहरे की तस्वीर निकलवा कर लाओ ताकि तस्वीर दिखाकर इसे ढूंढा जा सके। देवराज चौहान ने फुटेज सेव की और पेन ड्राइव सोहनलाल को दी। सोहनलाल चला गया। देवराज चौहान ने उसी पल अपनी पहचान वाले को फ़ोन करके कहा कि गुलाम जैदी के फ़ोन नंबर का पता लगाकर उसे बताए। इसके बाद देवराज चौहान सेव कर रखी फुटेज को आगे देखने लगा। जगमोहन को बिल देते और जाते देखा। उधर चांदी के दांत वाला लंच कर रहा था। बाद में वो लंच करके चला गया। उसके पास कोई नहीं आया। ना ही उस ना ही उसने किसी को फ़ोन किया, ना फ़ोन आया। देवराज चौहान को फ़ोन आया और गुलाम का फ़ोन नंबर बताया गया। देवराज चौहान ने गुलाम को फ़ोन किया। हेलो। तुरंत ही कॉल रिसीव की गई। आज तो तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, देवराज चौहान बोला। तुमने पावड़े की जगह ले ली। कौन हो तुम? उधर से गुलाम ने तीखे स्वर में कहा। रात पार्टी रखी होगी तुमने। तुम हो कौन? देवराज चौहान। मैं तुम्हें नहीं जानता। अपनी औकात में रहकर बात करो, उधर से गुलाम ने सख्त स्वर में कहा। जगमोहन को जानते हो? मैंने ये नाम नहीं सुना।
अपनी बकवास बंद करो। और तब पावड़े मेरे से बात कर रहा था जब से शूट किया गया, देवराज चौहान ने कहा। ओह, तब वो तुमसे बात कर रहा था? गुलाम कुछ संभला। हाँ, तब वो मुझे जोएल के बारे में बता रहा था। देवराज चौहान का स्वर सतर्कता से भरा था। गुलाम जेदी की आवाज़ नहीं आई। देवराज चौहान ने फोन कान से लगाए रखा। क्या कहा तुमने? शंकर पावड़े तुम्हें जोएल के बारे में बता रहा था? गुलाम ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ, जोएल के बारे में। तुम तो जानते ही हो जोएल को। मैं कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। मुझे पावड़े ने कहा था कि तुम भी जोएल को जानते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम हो कौन। गुलाम एकाएक भड़क उठा। देवराज चौहान। उधर से गुलाम ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। सोहनलाल 10 बजे तक गुआनी लड़की के चेहरे के 2 प्रिंट निकलवा कर ले आया था और साथ में डिनर पैक कराकर भी लेता आया था। दोनों डिनर करने लगे। मैंने कहीं से नंबर लेकर गुलाम जेदी से फ़ोन पर बात की। देवराज चौहान ने कहा। उसने हाँ तो नहीं की, परंतु उसकी बातों से स्पष्ट होता है कि जोएल को जानता है। मतलब कि गुलाम जेदी हमारे काम का है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो इसके लिए मैं रास्ता सोचूंगा। तुम कल गोवा जाओ सोहनलाल। तस्वीर साथ ले जाओ और इस लड़की को ढूंढने की चेष्टा करो। गोवा में ये लड़की मिलेगी या इसकी कोई खबर मिलेगी? पावड़े के मुताबिक ये जोएल से गोवा में मिली। सूरत, हाव भाव से, पहनावे से ये गोवानी लड़की लग रही है। इसकी तस्वीर तुम्हारे पास है। मेरे ख्याल में तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम यहाँ का मामला संभाल लोगे। हाँ, खाना खाते देवराज चौहान ने कहा। गजानन पाटिल पाली हिल के कौन से बंगले में रहता है? मैं नहीं जानता। मैं पता लगा लूँगा। संभल कर, फंस मत जाना। सोहनलाल कह उठा। गुलाम जेदी आज दिन भर बहुत व्यस्त रहा था। सुबह होते ही शंकर पावड़े की हत्या की खबर आ गई तो उसके बाद शाम तक वो दौड़ता ही रहा था। पुलिस को इस मामले में खामोश बैठने और पोस्टमार्टम के बाद लाश जल्दी देने को कहा गया। गुलाम वही सब कुछ कर रहा था जो उसे बलसाड़, टोनी और जोएल कह रहे थे। अंतिम संस्कार करके जब वो ऑफिस लौटा तो तीनों पीछे वाले कमरे में मौजूद थे। उसे वहां बुलाकर बताया गया कि असल में धंधों के मालिक वे लोग हैं, पावड़े नहीं था। पावड़े उनके ऑर्डर पर चलता था। अगर वो भी पावड़े की तरह आगे रहना चाहे तो उसे 10% के साथ पावड़े की जगह दी जा सकती है। गुलाम जेदी फौरन मान गया। आखिर इतने बड़े गैंग का मालिक बनना कौन पसंद नहीं करेगा। बेशक उसे 10% का प्रॉफिट मिलेगा। बेशक वो तीनों के हुक्म मानेगा, परंतु दूसरों के सामने उसका रौब तो होगा जैसे पावड़े का था। ये सब चलता रहा। दिन ऐसे ही बीता। टोनी, बलसार और जोवेल भी दिन भर व्यस्त रहे और ऑफिस के पीछे वाले कमरे में थे। वो सब कुछ संभालने की चेष्टा में थे जो कि पावड़े की मौत के बाद बिगड़ गया था। मेरे ख्याल में सब ठीक है, जोएल बोला। हमने सब ठीक से संभाल लिया है। अब कोई विद्रोह नहीं करेगा कि गैंग का लीडर उसे बनाया जाए। विद्रोह करने वाले मारे जा चुके हैं, टॉनी बोला। सबने देख लिया है कि आवाज़ उठाने का अंजाम क्या है। पावड़े की पत्नी से बात कर ली गई। बलसार ने दोनों को देखा। हाँ, उसे समझा दिया है और 3 करोड़ उसे दे दिया है। वो खुश है, जोएल बोला। लेकिन शंकर पावड़े की हत्या करने वाला कौन? बलसार ने कहना चाहा। ये सवाल मत शुरू करो। हमें कहा गया है कि हम इस बारे में ना सोचें, टॉनी ने कहा। मुझे पता लगा है कि तब पावड़े देवराज चौहान से बात कर रहा। बलसार, जोएल कह उठा। चुप हो जाओ। हमें इस बारे में बात करने से मना किया गया है। बलसार गहरी सांस लेकर रह गया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर देवराज चौहान बीच में न आता तो पावड़े जिंदा होता। मैंने तो पहले ही कहा था कि देवराज चौहान को खत्म कर देना। तभी दरवाज़ा खुला और गुलाम जेदी ने भीतर प्रवेश किया। तीनों की नज़रें गुलाम जेदी की तरफ उठी। मुझे अभी देवराज चौहान का फ़ोन आया था, गुलाम जेदी ने जल्दी से कहा।
देवराज चौहान का फोन जोएल के होठों से निकला। ये कौन है? गुलाम ने पूछा। क्या कहा उसने तुम्हें? टोनी की आंखें सिकुड़ी। उसने कहा कि मरने से पहले पावड़े ने उसे जोएल के बारे में बता दिया था। क्या? जोएल के चेहरे के भाव बदले। क्या कह रहे हो तुम? ये बात मुझे देवराज चौहान ने कही। तीनों की नजरें मिली। सन्नाटा सा आ ठहरा वहां। गुलाम की निगाह तीनों के चेहरे पर जा रही थी। तुमने क्या कहा? बलसार बोला। मैंने उसकी बात को भाव नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। गुलाम ने कहा। तुम जाओ। पर देवराज चौहान है कौन जो? जाओ गुलाम, इस बारे में फिर बात करेंगे। गुलाम जेदी बाहर निकल गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि पावड़े ऐसी कोई बात मुंह से निकाल सकता है। जोएल गुस्से से बोला। उसने ऐसा कर दिया है। बलसार का स्वर गंभीर था। क्या पता उसने हम तीनों के बारे में देवराज चौहान को बता दिया हो कि गैंग हम चलाते हैं। वो तो आवरण के तौर पर दुनिया के सामने नजर आता है। टोनी बोला। जो बात कभी खुली नहीं वो अब खुल गई। मुझे यकीन नहीं कि पावड़े ने ऐसा किया होगा। जोएल ने इनकार में सिर हिलाया। तो देवराज चौहान को तुम्हारे नाम का कैसे पता चला? बलसार ने जोएल को देखा। जब पावड़े मरा तब वो देवराज चौहान से ही बात कर रहा था। टोनी बोला। पावड़े ने जरूर बताया होगा। इसका एक ही हल है कि देवराज चौहान को खत्म कर दिया जाए। हमें इसकी इजाज़त लेनी होगी। इसमें इजाज़त की क्या जरूरत है? देवराज चौहान हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है तो हमें इस बारे में बात करनी होगी। आखिर देवराज चौहान चाहता क्या है? जोएल ने दांत पीचकर कहा। हम नहीं जानते, पर पावड़े ने एक बार बताया था कि वो अपने साथी जगमोहन को ढूंढ रहा है। जगमोहन को? जगमोहन का हमसे क्या मतलब? जो वो? मेरे ख्याल से हमें देवराज चौहान के बारे में बात कर लेनी चाहिए। पलसार ने कहा। टोनी। हाँ, तुम बात करो। मैं? तुम भी कभी बात कर लिया करो। हर बार हम ही बात करते हैं। टोनी ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। बेल गई कि फौरन उधर से आवाज़ कानों में पड़ी। तुम लोगों का जो काम है वो करो। देवराज चौहान की तरफ ध्यान मत दो, कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। टोनी ने फ़ोन कान से हटाया। बलसार और जोएल की निगाह उस पर थी। हमारी बातें सुनी जा रही हैं, टोनी गंभीर स्वर में बोला। उधर से जवाब मिला है कि हम अपने काम की तरफ ध्यान रखें। और देवराज चौहान? जोएल तीखे स्वर में कह उठा। हमें सिर्फ अपना काम देखना है। यही हमसे कहा गया है। टोनी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। सोहनलाल सुबह 9 बजे ही गोवा चला गया था। देवराज चौहान 10 बजे बंगले से निकला और पाली हिल इलाके में जा पहुंचा, जहां एक से एक बढ़कर शानदार और बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। इन्हीं में से किसी एक बंगले में गजानन पाटिल रहता था। 1 घंटे में देवराज चौहान ने मालूम कर लिया कि गजानन पाटिल का कौन सा बंगला है। उसके बाद बंगले की रेकी की। बंगले के प्रवेश फाटक पर लकड़ी की कॉटेज बनी थी और उसमें एक वॉचमैन मौजूद था। फाटक के पार भी कुछ नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि देखने का कोई रास्ता नहीं था। फिर देवराज चौहान को पता चला कि पीछे की लाइन के बंगले पीछे से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनका पिछला हिस्सा एक दूसरे से चिपक रहा है। लेकिन दिन में पीछे वाले बंगले में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। गजानन पाटिल के बंगले के दाएं बाएं बने बंगलों को भी देखा दोपहर 3 बजे तक। देवराज चौहान गजानन के बंगले के आसपास का माहौल का जायजा लेने के पश्चात उस इलाके से निकल आया। आज रात गजानन के बंगले में प्रवेश करके उससे मिलने का इरादा था। रास्ते में लंच लिया और बंगले पर पहुंचकर कॉफ़ी बनाई। चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। सोचों में जगमोहन था कि अब तक वो जिंदा है भी या नहीं। गजानन पाटिल उसे जगमोहन के बारे में बता सकता था। देवराज चौहान आज रात गजानन से मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। शाम 5 बजे देवराज चौहान ने बंगले की गुप्त जगह, जहां हथियार रखे जाते थे, वहां से छोटी सी पिस्टल निकाली। साथ में सुइयों से भरा छोटा सा डिब्बा उठा लिया। इस पिस्टल में गोली नहीं, सुई निकलती थी, जो कि तेज बेहोशी की दवा से भरी होती थी और किसी के जिस्म में जाते ही मात्र 5 सेकंड में उसे घंटे भर की बेहोशी में सुला देती। आज रात देवराज चौहान का इरादा इसी हथियार का इस्तेमाल करने का था।
देवराज चौहान कुर्सी पर बैठकर पिस्टल के खाने में उन सुइयों को भरने लगा। एक बार में 150 सुइयां पिस्टल में डाली जा सकती थी और चलाने के लिए ट्रिगर नहीं था, बल्कि पिस्टल में ट्रिगर की जगह एक बटन लगा था जो कि स्प्रिंगदार था। उसे दबाते जाओ तो सुइयां एक एक करके बाहर निकलती थी। इस पिस्टल को तैयार करने के बाद देवराज चौहान ने एक रिवॉल्वर उठाई, उसमें मैगजीन भरी, फिर उसकी नाल पर साइलेंसर चढ़ा लिया। वो जानता था कि गजानन पाटिल के यहाँ कुछ भी हो सकता था। आखिर सोनू सावंत जैसे डॉन का खास आदमी था वो। ये भी उसे पता था कि उसकी सारी मेहनत खराब भी हो सकती है। गजानन पाटिल तब बंगले में हो ही नहीं, परंतु देवराज चौहान अब वक्त नहीं गंवाना चाहता था। उसे जगमोहन की खबर चाहिए थी। गजानन पाटिल उसे जगमोहन के बारे में बता सकता था। ये भी बता सकता था कि वो कौन था जिसके लिए जगमोहन काम कर रहा था। 8 बजे अंधेरा होने पर देवराज चौहान ने चलने की तैयारी की और सोहनलाल को फ़ोन किया। मैं अभी अभी गोवा पहुंचा हूँ। सोहनलाल की आवाज़ आई। 10 मिनट में कोई होटल में पहुंच जाऊंगा। उस लड़की का पता लगते ही मुझे फ़ोन करना, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। 9:45 बजे पाली हिल के इलाके में देवराज चौहान ने कार पार्क की। अंधेरा गिर चुका था। ये शांत इलाका था, परंतु लोगों का आना जाना लगा हुआ था। देवराज चौहान अब फिर गजानन पाटिल के बंगले के आसपास का माहौल जांच लेना चाहता था। इस काम में उसने 2 घंटे और लगाए और अंत में ये फैसला किया कि पाटिल के बाईं तरफ वाले बंगले के भीतर प्रवेश करेगा। उस बंगले में 2 कारें खड़ी दिख रही थी, लेकिन चहल पहल ना के बराबर थी, यानी कि कम लोग थे बंगले पे। वहां जाकर साइड से गजानन के बंगले में जाया जा सकता है। देवराज चौहान ने 12 बजे तक इंतजार किया। अब तक इलाके में काफ़ी शांति दिखने लगी थी। कभी कभार कोई कार आ जाती थी या एक दो जोड़े रात को टहलते दिख रहे थे। गजानन के बंगले पर कोई हलचल नहीं दिखी थी। फाटक के बाहर लकड़ी के कैबिन में वॉचमैन मौजूद था और उसी कैबिन में लाइट भी ऑन थी। देवराज चौहान गजानन के बगल वाले बंगले की दीवार के पास पहुंचा, जो कि 10 फीट ऊंची थी। यहाँ से स्ट्रीट लाइट दूर थी। देवराज चौहान ने एक उछाल में दीवार थामी और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। बंगले के भीतर रोशनी थी, परंतु सन्नाटा छाया हुआ था। अब वहाँ 3 कारें खड़ी दिखी। कुछ पल देवराज चौहान वहीं खड़ा रहा, फिर गजानन के बंगले की दिशा की तरफ चढ़ा और साइड की दीवार के पास पहुंच गया। दोनों दीवारें जुड़ी हुई थी और वे 12 फीट ऊंची थी। दीवार के साथ ही जामुन और शहतूत के 4-4 पेड़ खड़े थे। देवराज चौहान ने जामुन के उस पेड़ को देखा जो दीवार के साथ साथ ऊंचा जा रहा था। फिर बिना देर किए वो जामुन के पेड़ पर चढ़ने लगा। इस बात की भरपूर चेष्टा कर रहा था कि पत्ते टकराने की भी आवाज़ न हो। बहुत सावधानी दिखाई देवराज चौहान ने पेड़ पर चढ़ने में और दीवार के मुंडेर के पास पहुंचकर कुछ क्षणों तक सांसें संयत करता रहा। उसके बाद हाथ बढ़ाकर दीवार को पकड़ा और पेड़ को छोड़ दिया। अब देवराज चौहान दीवार थामे नीचे को लटका हुआ था। देवराज चौहान थोड़ा सा ऊपर हुआ, छाती को दीवार पर टिकाया और दीवार के उस पार भीतर झांका। नीचे 15 फीट चौड़ा पोर्च दिखा, जिसमें 3 महंगी गाड़ियां खड़ी थी। वहीं पर उसे 3 गनमैन दिखे, जो कि सतर्कता से पहरा दे रहे थे। सामने की तरफ फाटक दिखा। भीतर हर तरफ पर्याप्त रोशनी थी। तभी देवराज चौहान को फाटक खुलता दिखा। देवराज चौहान ने फाटक के बाहर गाड़ी की तेज हेडलाइट देखी। कोई आया था। गाड़ी आई है। क्या गजानन पाटिल आया है? देवराज चौहान सतर्क हो गया। फाटक पूरा खुला तो गाड़ी भीतर आ गई, जो कि महंगी और विदेशी गाड़ी थी। अब वहाँ 4 गाड़ियाँ नजर आ रही थी। तभी आने वाली गाड़ी की तीखी हेडलाइट बंद हो गई। उसी पल पीछे का दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति, जो कि 6 फीट लंबा चौड़ा था, निकलकर आगे बढ़ा और गाड़ियों की साइड से निकलता कुछ आगे जाकर एक दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। दरवाज़ा बंद हो गया। ये गजानन पाटिल हो सकता था, वरना इस तरह कोई दूसरा नहीं आ सकता था। उसने किसी से बात नहीं की, किसी ने उसे सलाम नहीं मारा। वो आया और भीतर चला गया। तभी छत की तरफ से आवाज़ आई, फाटक बंद कर। कितनी बार कहा है कि देर मत लगाया कर।
देवराज चौहान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। इसका मतलब छत पर भी गनमैन थे, उसे देख सकते थे। देवराज चौहान के होठ पिच गए। कुछ पलों तक देवराज चौहान हिला तक नहीं। फिर धीरे धीरे उसने गर्दन उठाई, ऊपर देखा। देवराज चौहान ने चैन की सांस ली। उसके ऊपर जामुन के पेड़ के पत्तों वाली टहनी आ रही थी। अगर वो टहनी उसके ऊपर ना आ रही होती तो उसे ऊपर गनमैन कब का देख लेता। देवराज चौहान वहीं दीवार पर आधा टिका रहा, सिर नीचे कर लिया। नीचे तेज रोशनी में गनमैन फिर मुस्तैद से दिखने लगे। देवराज चौहान ने सिर थोड़ा पीछे कर लिया। अगर कोई गनमैन ऊपर देखता तो उस पर नजर पड़ सकती थी। नीचे के तीनों गनमैन उसके निशाने पर थे। पिस्तौल से निकलने वाली बेहोशी की सुइयां उसे घंटे भर के लिए सुला सकती थी। परंतु बंगले की छत पर भी गनमैन था। क्या पता एक थे या दो थे। वो जब नीचे देखते तो उस स्थिति में उन्हें पता चल सकता था कि नीचे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मतलब कि नीचे वालों को संभालने से पहले ऊपर वालों को संभालना जरूरी था। देवराज चौहान वहां से हटा और वापस पेड़ पर आ गया। पत्तों की बेहद मध्यम सी आवाज हुई, परंतु सब ठीक रहा। देवराज चौहान ने सिर उठाकर पेड़ की ऊंचाई आंखों में झांकी। फिर गजानन पाटिल के बंगले की छत की ऊंचाई देखी। दोनों की ऊंचाई लगभग बराबर थी, परंतु समस्या भी थी। पेड़ और छत के बीच गैप था। उस गैप को बिना शोर शराबे के पार नहीं किया जा सकता था। नीचे वाले गनमैन या छत वाले गनमैन उसकी आमद के बारे में जान जाते। देवराज चौहान पेड़ की टहनी पर बैठा ही आसपास नजरें दौड़ाता रहा। फिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि खतरा तो उसे उठाना ही पड़ेगा, किंतु छत पर पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना होगा। देवराज चौहान सावधानी से पेड़ से नीचे उतरने लगा। वो आखिरी डाल पर था कि वहीं रुक गया। जिस बंगले के आंगन में वो था, वहां एक आदमी औरत बाहर निकले थे और खुले में टहलने लगे थे। उनकी हालत देखकर देवराज चौहान समझ गया कि दोनों ने ही पी रखी है। देवराज चौहान उसी अंतिम डाल पर बैठकर उन्हें देखता रहा। करीब 20 मिनट टहलकर वो भीतर चले गए। फिर देवराज चौहान ने बंगले के भीतर की दो लाइटें बंद होती देखी। रास्ता साफ था। देवराज चौहान पेड़ से नीचे उतरा और बंगले के पीछे के हिस्से की तरफ बढ़ गया। पीछे से बंगलों का पीछे का हिस्सा जुड़ा हुआ था। जिन बंगलों का मुख्य गेट उस तरफ दूसरी गली में था। देवराज चौहान ने अंधेरे का फायदा उठाया और पीछे की दीवार पर चढ़ गया, जहां से उसे पीछे के बंगले का भीतरी हिस्सा दिखा। ऊपर की सारी लाइटें बंद थी। रात का 1 बज रहा था। लोग नींद में जा चुके थे। देवराज चौहान बेहद सावधानी से दीवार पर चलता पीछे वाले बंगले के हिस्से में चला गया और वहां से छत पर जाने की कोशिश में पहले एक खिड़की पर चढ़ा, फिर कुछ और ऊपर होकर एक छत को थामा और उस पर जा लुढ़का। उसके बाद ऊपर की दीवार पर किसी तरह पकड़ बनाई और छत पर जा पहुंचा। अब वो गजानन पाटिल के पीछे बंगले की छत पर था और दुबक चुका था। गजानन पाटिल की छत पर जो गनमैन मौजूद था, वो उसे इस अंधेरे में भी देख सकता था, क्योंकि छत से छत पर देखा जाना आसान था। देवराज चौहान ने थोड़ा सा सिर ऊपर किया और उस छत की तरफ देखा। अंधेरे में एक आदमी दिखा, जो कि टहलता हुआ छत के नीचे भी झांक लेता था। 2 मिनट बीते कि दूसरा आदमी भी दिखा। देवराज चौहान उसी प्रकार छत पर नजरें टिकाए देखता रहा। 10 मिनट बीत गए। इतनी देर में वो जान गया कि उस छत पर दो ही गनमैन हैं। दोनों के कंधों पर गन रखी दिख रही थी। देवराज चौहान ने सिर नीचे किया और उसी प्रकार आगे बढ़ता दोनों बंगलों की दीवार को फलांगा और नीचे झुक गया। अब वो गजानन के ठीक पीछे वाले बंगले की छत पर था और दोनों छतों के बीच बंगलों के पीछे वाली जगह, यानी कि करीब 20 फीट का फासला था। सुई वाली पिस्तौल की रेंज 30 फीट तक थी। काम हो सकता था। नीचे झुके झुके ही देवराज चौहान छत के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा और दीवार के साथ ही नीचे बैठ गया। जेब से पिस्तौल निकाली, उसे चालू किया और फिर घुटनों के बल बैठकर गजानन के बंगले की छत की तरफ देखा। वहां अंधेरे में एक गनमैन को छत के बीचों बीच चलते देखा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। वो बंगले के सामने की तरफ जा रहा था। देवराज चौहान उसी मुद्रा में रहा
तभी सीढ़ियों की पोपटी के पीछे से होता हुआ दूसरा गनमैन एकाएक सामने आ गया। वो पीछे की तरफ आ रहा था। देवराज चौहान ने होंठ पींच लिए। वो उसी मुद्रा में पिस्तौल संभाले स्थिर रहा। गनमैन दूर अंधेरे में ही इस तरफ ध्यान से देखता तो उसके उठे हुए सिर को भांप सकता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। गनमैन पीछे की दीवार की तरफ आया, नीचे झाँका, 2 पल झाँकता रहा, फिर पलटकर वापस जाने लगा। उसी पल देवराज चौहान ने निशाना साधा और पिस्तौल का बटन दबा दिया। दूसरे ही पल उसने देखा गनमैन अपनी पीठ को खुजलाने लगा है। इसके साथ ही उसने 2 कदम आगे बढ़ा कि तभी देवराज चौहान ने उसे नीचे गिरते देखा। तीव्र बेहोशी की दवा ने अपना असर दिखा दिया था। देवराज चौहान उसी स्थिति में रहा। वो जानता था कि दूसरा गनमैन उसे गिरा पाकर फौरन उसके पास आएगा। ऐसा ही हुआ। उसने दूसरे गनमैन को देखा तो तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसे पुकार भी रहा था। मध्यम सी आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ रही थी। वो पास आकर अपने साथी के गिरने की वजह जानने की कोशिश करने लगा। देवराज चौहान ने उसका भी निशाना लिया और पिस्तौल का बटन दबा दिया। ऐसा देवराज चौहान ने 2 बार किया कि उसके बचने की गुंजाइश न रहे और वो भी बेहोश हो जाए। और फिर जल्दी ही उसे भी गिरते देखा। छत पर सब कुछ शांत पड़ गया था। देवराज चौहान कुछ मिनट वहां का जायजा लेता रहा, फिर सीधे खड़े होते पिस्तौल जेब में डाली और उसी रास्ते से वापस बगल वाले बंगले के जामुन के पेड़ के ऊपर सावधानी से चढ़ने लगा। 15 मिनट बाद वो फिर दीवार से उस तरफ गजानन के बंगले में जाग रहा था। यहाँ 3 गनमैन टहलते दिख रहे थे। उन तीनों का निशाना लेने में देवराज चौहान को कोई समस्या नहीं थी। देवराज चौहान ने जेब से पिस्टल निकाली और एक का निशाना लिया। सेकंडों में वो फर्श पर गिरता दिखा। अभी तक बाकी 2 गनमैन की निगाह अपने साथी की हालत पर नहीं पड़ी थी कि देवराज चौहान ने दूसरे गनमैन पर बेहोशी की सुई का फायर कर दिया। उसका हाल भी पहले जैसे गनमैन की तरफ हुआ, लेकिन तीसरे गनमैन की निगाह अपने साथियों की हालत पर पड़ गई थी। देवराज चौहान ने देखा वो हैरान सा ठिठका खड़ा था। फिर वो जल्दी ही अपने साथियों की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने उसका भी निशाना ले लिया। अब रास्ता साफ था। वॉचमैन मुख्य फाटक से बाहर था। उसे नहीं पता था कि इस तरफ क्या हो रहा है। देवराज चौहान ने पिस्टल जेब में डाली, पूरी तरह दीवार पर चढ़ा और 12 फीट ऊंची दीवार से लटक कर नीचे आ गया। सामने ही 4 कारें कतार से खड़ी थी। देवराज चौहान ने आसपास देखा, सब ठीक था, किंतु देवराज चौहान को पता था कि ये सब ज़्यादा देर ठीक नहीं रहना था। कोई भीतर से बाहर आता या बाहर मौजूद वॉचमैन ने भीतर जागना था कि मामला खुल जाता। उसे जल्दी ही गजानन पाटिल तक पहुंचना होगा। रिवॉल्वर से ज़्यादा बेहतर उसे बेहोशी देने वाली सुई लग रही थी इस वक्त। उसने पुनः पिस्तौल निकाली और पीछे के उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां उसने गजानन पाटिल को प्रवेश करते देखा था। लेकिन 3 कदम से ज़्यादा आगे न बढ़ सका देवराज चौहान। उसी पल वही दरवाज़ा खुला और 5 लोग बेहद तेजी से बाहर निकले। 4 के पास रिवॉल्वर थी और एक ने गन थाम रखी थी। रुख उसकी तरफ था। देवराज चौहान को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो कारों की ओट ले सके। हिलना मत, एक ने घुर्राकर कहा। देवराज चौहान के होठ पिच गए। पिस्तौल फेंक दो, वही व्यक्ति उसी तरह बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव सिमटने लगे। पिस्तौल फेंको, मुझे गजानन से मिलना है। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। पिस्तौल गिरा दो। देवराज चौहान ने पिस्तौल गिरा दी। तभी गनवाला आगे बढ़ा, पास आया, ठोकर से पिस्तौल को गाड़ी के नीचे किया और पीछे की तरफ आकर गन का मुंह देवराज चौहान की पीठ से सटाता बोला, हम बंगले के भीतर से सीसीटीवी पर सब देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। देवराज चौहान समझ गया कि कहाँ मार खा गया वो। कौन हो तुम? देवराज चौहान। देवराज चौहान। उसकी आंखें सिकुड़ी। बहुत हिम्मत दिखाई यहाँ आकर। मुझे गजानन से मिलना है, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, रिवॉल्वर वाले ने क्रूर स्वर में कहा। फिर पलटकर दूसरों से बोला, इसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले जाओ और शूट करके लाश सड़क पर फेंक दो।
तुम पागल हो गए हो। मेरा गजानन से मिलना बहुत ज़रूरी, तुम्हारा मरना ज़रूरी है। फिर वो अपने साथियों से बोला, ले जाओ इसे। बाकी के लोग देवराज चौहान की तरफ बढ़े। तुम लोग बेवकूफ़ हो, मुझे गजानन से, देवराज चौहान ने कहना चाहा। ठहरो। तभी दीवार के भीतर फिट स्पीकर से मध्यम सी पतली सी आवाज़ उभरी। देवराज चौहान की तरफ बढ़ते कदम देवराज चौहान की तरफ बढ़ते गनमैन ठिठक गए। उन्हें आदेश देने वाले व्यक्ति के दांत पिच गए। इसे पकड़े रहो। आवाज़ पुनः आई, मैं आ रहा हूँ। आपको आने की क्या जरूरत है, हम इसे संभाल लेंगे, उसी व्यक्ति ने कहा। परंतु दोबारा आवाज़ नहीं आई। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान को मौत से भरी नज़रों से घूरा। देवराज चौहान समझ चुका था कि गजानन पाटिल आ रहा है। उसके लिए यह अच्छी बात थी। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और देवराज चौहान की तलाशी लेकर पीछे हट गया। तलाशी में मिली रिवॉल्वर उसने अपनी जेब में रख ली थी। तभी पीछे वाले दरवाजे से गजानन पाटिल बाहर निकला। उसने सिल्क का गाउन पहन रखा था। चेहरे पर विस्की का नशा दिख रहा था और दोनों हाथों की मुट्ठियां बिछी हुई थी। वो सीधा देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। मैं देवराज चौहान हूँ, जगमोहन को ढूंढ रहा हूँ। वो ही जगमोहन जिसके पास तुमने मेरे आदमियों को क्या किया, गजानन पाटिल ने दांत पीसकर कहा। बेहोश है, अभी होश में आ। तभी गजानन का जोरदार गुस्सा देवराज चौहान के गाल पर पड़ा। देवराज चौहान के होठों से करार निकली। वो पीछे कार से टकराकर संभल गया। ये क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास। तभी गजानन पाटिल का गुस्सा देवराज चौहान के पेट में पड़ा। देवराज चौहान कराकर दोहरा हो गया। गजानन ने उसे सीधा करने की चेष्टा की। साथ ही देवराज चौहान ने उसका हाथ हाथ की उंगलियां अपनी पैंट में जाती महसूस की, परंतु कुछ समझ नहीं पाया। गजानन ने उसे सीधा किया और एक के बाद एक दो गुस्से देवराज चौहान के चेहरे पर जड़े और गुर्राकर अपने लोगों से बोला, इस हरामी को यहाँ से बाहर फेंक दो और समझा दो कि दोबारा आया तो जिंदा नहीं बचेगा। इसे खत्म कर देना, ठीक है, वो ही वाला व्यक्ति बोला। पहली बार इसके लिए इतना ही काफ़ी है, दूसरी बार इसे मौत दे देना, गजानन ने दांत पीसकर कहा। आप जरा एक मिनट, वो बोला, इधर आइए। गजानन ने उस व्यक्ति को कठोर नज़रों से घूरा, फिर उसके साथ 15 कदम दूर पहुंच गया। इसे मार क्यों नहीं रहे, वो व्यक्ति फुसफुसाकर बोला। जरूरत नहीं समझता, गजानन ने तीखे स्वर में धीमे स्वर में कहा। वो ही देवराज चौहान है। वो जो भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, उसे खत्म कर दो। मेरी उसकी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमारी तो है। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, गजानन पाटिल ने बेहद कठोर स्वर में कहा। मतलब है, अब तुम हमारे अधिकार में हो, गजानन किसी के अधिकार में नहीं। देवराज चौहान को मार देने को कहो, नहीं तो मुझे अपने लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा। तुम लोग मुझ पर हुकूमत नहीं कर सकते। गजानन गुर्रा उठा। तुम लोगों के फैसले मुझ पर नहीं चल सकते, खास तौर से किसी की जान लेने जैसे फैसले। जो चल रहा है यही ज़्यादा है। तुम बगावत कर रहे हो, मैं किसी के अधीन ही कब था जो बगावत करूँगा। तुम अपनी औकात से बाहर आ रहे हो। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त गजानन पाटिल से बात कर रहे हो। तुम सोनू सावंत के अधीन हो। पर इस वक्त यहाँ जो हो रहा है वो सावंत साहब का मामला नहीं है, ना ही तुम सावंत साहब के आदमी हो। उसने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाते कह उठा। उसने 15 सेकंड फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन गजानन की तरफ बढ़ाया। बात कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ खड़े हो। उसने 15 सेकंड फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन गजानन की तरफ बढ़ाया। गजानन ने फ़ोन लेकर कठोर अंदाज में बात की। कहो, देवराज चौहान को ख़त्म कर दो गजानन। आदमी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो हमें परेशान कर रहा है। मैं उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है। उसके मेरे रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, हमारे लिए ही सही, तुम उसे ख़त्म कर दो। तुम लोग मेरे कौन हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं। मेरे फैसले, मेरी ज़िंदगी मेरी है। मेरे कामों में दखल मत दो। तुम लोगों को अपनी हद में रहना चाहिए। पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। कहने के साथ ही गजानन ने फ़ोन पास खड़े आदमी को थमाया और देवराज चौहान की तरफ बढ़ता गुस्से से कह उठा।
इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो और दोबारा यहाँ आए तो बेशक खत्म कर दो इसे। देवराज चौहान को वहाँ से बाहर निकाल देने के बाद ही गजानन पाटिल बंगले में गया। देवराज चौहान रात के 3:30 बजे बंगले पर पहुंचा। हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। गजानन पाटिल ने पेट में, चेहरे पर घूंसे पूरी ताकत से मारे थे। पेट में भी दर्द हो रहा था और गाल भी दर्द कर रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि गजानन पाटिल को सामने पाकर भी काम नहीं बन पाया था। उसने उसकी एक बात तक का जवाब नहीं दिया था। इतना जरूर था कि उसे मारने को नहीं कहा था, जबकि वो व्यक्ति उसे खत्म करने को कह रहा था। गजानन ने उसकी बात सुनी तक नहीं थी। वो एकदम ही उस पर फट पड़ा कि वो वहाँ क्यों आ गया। देवराज चौहान का ध्यान दूसरी तरफ गया ही नहीं था कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हो सकते हैं और बंगले के भीतर कंट्रोल रूम से उसे देखा जा सकता है। बंगले पर पहुंचकर देवराज चौहान ने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर सोने चला गया। अगले दिन 11 बजे देवराज चौहान की आंख खुली। चेहरा दर्द कर रहा था, परंतु पेट में अब दर्द नहीं था। हाथ मुंह धोने के बाद किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई और ड्राइंग हॉल में आ बैठा और गजानन पाटिल के बारे में सोचने लगा। वो उसे जगमोहन के बारे में बता सकता था। जैसे भी हो उससे मिलना जरूरी था। उसके मुंह से बातें निकलवानी जरूरी थी। इस बार उसने मिलने के लिए तगड़ी कोशिश करनी होगी। कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा कि एकाएक देवराज चौहान की सोचें थम गई। उसे याद आया कि चेहरे पर एक साथ दो घूंसे मारने से एन ठीक पहले गजानन की उंगलियां या हाथ अपनी जेब में हरकत करता महसूस किया था। वो क्या था? देवराज चौहान ने कॉफी का प्याला तुरंत टेबल पर रखा और उठकर तेज तेज कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ गया। रात के उतारे कपड़े अभी तक बेड पर ही पड़े थे। बेडरूम में पहुंचकर देवराज चौहान ने पैंट की जेबों को चेक किया तो एक जेब से टुड़ा मुड़ा कागज निकला। देवराज चौहान ने कागज खोला तो जल्दी में लिखी 2-3 लाइनों को पढ़ा। जगमोहन को जिंदा पाना चाहते हो तो डेविड ब्राउन को ढूंढो, जो कि ड्रग्स स्मगलर रह चुका है और सोनू सावंत का साथी भी था कभी। मेरे पास या सोनू सावंत तक पहुंचने की कोशिश मत करना, मारे जाओगे। देवराज चौहान ने कई बार 10 बार पढ़ा इन लाइनों को। गजानन मुंह से नहीं बोला था, परंतु उसने खामोशी से उसकी बात का जवाब दे दिया था। उसने घूंसे मारे, परंतु उसे जवाब भी दे दिया था। स्पष्ट था कि गजानन जरूर किसी चक्कर में फंसा हुआ है, जो उसने उससे बात नहीं की। जिस प्रकार से कागज उसकी जेब में डाला, उससे लगता था कि वो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है, या फिर जगमोहन की मार्फत जानता हो, या फिर किसी और तरीके से जानता हो, परंतु उसे मामले की खबर थी। देवराज चौहान को राहत मिली कि जगमोहन जिंदा है, क्योंकि गजानन ने स्पष्ट लिखा था कि अगर जगमोहन को जिंदा पाना है तो इसका स्पष्ट मतलब था कि जगमोहन को अभी कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। थोड़ी सी मेहनत रंग लाई थी। बात अब डेविड ब्राउन की आती है। डेविड ब्राउन स्मगलर था, सोनू सावंत का साथी भी रह चुका है। तो क्या जगमोहन डेविड ब्राउन के कब्जे में है? ऐसा इंसान जो ड्रग्स स्मगलर रह चुका हो, सोनू सावंत का साथी भी रह चुका हो, उसे ढूंढना कोई कठिन काम नहीं था। कोशिश करने पर डेविड ब्राउन को ढूंढा जा सकता है, लेकिन पहले गुलाम जेदी से मिलना है। वो उस लड़की को जानता हो सकता है जिससे चांदी के दांत वाला हत्यारा रेस्टोरेंट में मिलता दिखा। चांदी के दांत वाला व्यक्ति डेविड ब्राउन का भेजा हत्यारा भी हो सकता है। कई बातें थी जो अभी समझ में आनी बाकी थी। तभी देवराज चौहान का फ़ोन बजने लगा। सोहनलाल का फ़ोन आया था। उस लड़की का कुछ पता चला? देवराज चौहान ने पूछा। तस्वीर दिखाकर रेस्टोरेंट होटलों में पूछता फिर रहा हूँ, उधर से सोहनलाल ने कहा। बीच पर बने रेस्टोरेंट से भी पूछताछ की है। 1-2 दिन में शायद कुछ पता चले। पता चलते ही बताना। रात मैंने गजानन से मिलने की कोशिश की, देवराज चौहान ने बताया। ओह, फिर? देवराज चौहान ने सब कुछ बताया, कागज मिलने की बात भी बताई। डेविड ब्राउन, उधर से सोहनलाल चौंक कर बोला। तुम जानते तो हो डेविड ब्राउन को? मैं जानता हूँ। ये कैसे हो सकता है? 20 साल पहले हमने दिल्ली में एक बैंक डकैती की थी। तब डकैती के साथी के तौर पर डेविड ब्राउन को मैं ही तुम्हारे पास लाया था।
वो काम चाहता था, पैसा चाहता था। उसने अच्छा काम किया। मुझे अभी तक याद है कि तब उसे डकैती के पैसे में से 6.5 करोड़ मिले थे और उस पैसे से उसने ड्रग्स का काम शुरू किया था। मैं कुछ देर तो उसके टच में रहा, परंतु उसे ड्रग्स के बिजनेस में घुसते देखकर उससे मिलना बंद कर दिया। मुझे किसी डेविड ब्राउन की याद नहीं। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। दिमाग से उतर गया होगा वो। हो सकता है। अब डेविड ब्राउन कहाँ मिलेगा, नहीं पता। इतना पता है कि बाद में वो सोनू सावंत के साथ काम करने लगा था। तब सावंत डॉन नहीं था। उसके बाद डेविड ब्राउन और सोनू सावंत भी अलग हो गए थे और अपने अपने धंधे करने लगे थे। गजानन ने कागज पर स्पष्ट लिखा है कि मेरे यहाँ सोनू सावंत के पास आने की कोशिश की तो मारे जाओगे। ऐसा उसने क्यों कहा, ये तो वो ही बेहतर बता सकता है। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। फिर तो तुम्हें सिर्फ डेविड ब्राउन की तलाश करनी चाहिए। उसे ढूंढो, वो मिल जाएगा। मैं भी जानता हूँ कि वो मिल जाएगा, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरे मन में है कि गजानन से एक बार फिर मिलने, बात करने की चेष्टा करूँ। वो काफ़ी कुछ बता सकता है। अगर वो मिल सकता या बात कर सकता होता तो रात वो तुमसे बात जरूर करता। अपने आदमियों के बीच होने पर भी उसने छिपे ढंग से कागज तुम्हारी जेब में डाला है, तो जरूर उसके सामने कोई मजबूरी होगी। ऐसे में अगर तुमने उसके पास पहुंचने की दोबारा चेष्टा की तो हो सकता है उसे सख्ती करनी पड़े, जैसा कि उसने लिख भी दिया है। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचों के भाव दिख रहे थे। मेरी बात सुन रहे हो? हाँ। गजानन की बात से इतना स्पष्ट हो गया है कि जगमोहन जिंदा है और डेविड ब्राउन को जगमोहन की खबर है। मैं अपना काम जल्दी खत्म करके मुंबई आने की चेष्टा करता हूँ। उधर से सोहनलाल ने कहा। उस लड़की का पता चलते ही मुझे फ़ोन करना। उसके साथ ही देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया और डेविड ब्राउन या 20 साल पहले दिल्ली में की गई बैंक डकैती को याद करने की चेष्टा करने लगा, जिसमें डेविड ब्राउन शामिल था, लेकिन याद नहीं आया। सोहनलाल डकैती के मौके पर साथी के तौर पर कई लोगों को ला चुका था। उन्हीं में से कोई डेविड ब्राउन भी रहा होगा। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।